हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट सब्जेक्टिव का एक अनदर एपिसोड, जिसमें देखने वाले हैं संगम युग। तो आपको पता होगा कि संगम युग से कितने सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले तो आप इस थ्योरी को देखिए, साथ ही साथ इसी वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संगम जो है वो संगम साहित्य क्या था। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध जो इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा गया। ठीक है। संगम का अगर अर्थ पूछा जाए तो संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या फिर गोष्ठी, मतलब एक जगह इकट्ठा होना, गोष्ठी इस तरह से, जिसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे। राइट। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ और उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट तो करना है नहीं आपको भी, और मुझे भी वैसा शौक नहीं है आपका टाइम वेस्ट कराना। तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करेंगे। देखिए, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम साहित्यों किए गए थे, संगम आयोजन किए गए थे। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, तिरुवल्लुवर द्वारा जो इनकी जो रचना थी कुराल। ठीक है। तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसे तमिल त्रिवर्ग यानी आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कुराल किसकी रचना है, तो तिरुवल्लुवर की रचना है। कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसमें जिसे क्या कहा जाता है, मुचंगम कहा जाता है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि संगम काल में मुचंगम क्या था। तो भारत में 3 संगमों का आयोजन जो किया गया उसे मुचंगम कहा गया। राइट। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 जो संगम हुआ था उसे पौराणिक मानते हैं। जैसे कि जो 3 संगम आयोजन किए गए थे, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम। तो पहला संगम का आयोजन जो है वो लगभग इतना वर्ष पूर्व हुआ था, स्थान पूछा जाता है और अध्यक्ष पूछा जाता है कि इसके अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में किया गया, अगस्त्य से की अध्यक्षता में। दूसरा संगम कपाटपुरम में, अगस्त्य की अध्यक्षता में। और दूसरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि तोलकापियम के द्वारा रचित जो है वो, मतलब तोलकापियम जो है वो किसके द्वारा रचित है, तोलकापियर के द्वारा, और ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, इसे याद रखना आपको। राइट। कि तोलकापियम की रचना किसने किया, तोलकापियर ने किया। और तोलकापियम है क्या, तो ये एक तमिल व्याकरण है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि दूसरे संगम के दौरान इसकी रचना की गई थी। राइट। कपाटपुरम में आयोजन हुआ था। तीसरा संगम वापिस से मदुरई में होता है और नक्कीकर की अध्यक्षता में होता है। ये तीनों याद रखना, पहले 2 संगम अगस्त्य की अध्यक्षता में और तीसरा नक्कीकर की अध्यक्षता में। राइट। इसके बाद आता है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार जो थे, जिनका नाम यहाँ पे तिरुनाबुक रसु यानी अपार ने किया था। राइट। अब देखिए, संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य जो स्रोत हैं वो कुछ इस तरह से थे। जैसे अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है, जिसमें चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच व्यापार संपर्कों के बारे में भी उल्लेख किया। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा, यानी कलिंग के जो खारवेल राजा खारवेल थे, उनकी हाथी गुम्फा अभिलेख से तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 8वीं सदी में इरेनार अगोपुरल, ठीक है, अगोपुरल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन दिया गया। तो बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। देखिए, एक प्रश्न जो कि बार बार पेपर में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे वीवीआई लिखता हूँ, शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था, इलांगो ने। ठीक है। शिल्पाधिकारम को पायलों का गीत कहा जाता है। यह एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है, जिसमें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया। यह बौद्ध रुझान का महाकाव्य माना जाता है। राइट। इसमें कावेरी पट्टनम की कोलवन और उसकी पत्नी कनगी
और साथ ही साथ नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो कई बार पूछा था कि इसका विषय क्या है, इसका मतलब ये जो महाकाव्य है इसका विषय वस्तु क्या है, तो इस थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखें, मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो थे सितलेस सैतनार, इनकी जो रचना थी मणि मेखलाई, दो तीन ही पूछा था। जैसे कि हमने देखा तोलकापियम जो है वो तोलकापियर ने लिखा था। अब यहाँ पे पूछा था मणि मेखलाई की रचना किसने की थी, सतलेस सैतनार। शिल्पाधिकारम, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बार बार पूछी जाती हैं, इन तीनों चारों को याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेखलाई यानी कोलन और नर्तकी माधवी की पुत्री, पीछे वाले में हमने जो देखा था उसमें नर्तकी माधवी की कहानी थी, प्रेम कहानी थी, लेकिन यहाँ पे जब आता है मणि मेखलाई, इसमें क्या होता है कि नर्तकी माधवी की पुत्री इसमें शामिल होती है इस कहानी में। ठीक है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक जो कि डिंडनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए किस पर आधारित है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा था कि जीवक चिंतामणि जो कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जा दिख रहा है तो जैन धर्म से संबंधित, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु, ठीक है, जैन भिक्षु तिरुत्क देवर को दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तिरुत्क देवर पहले चोल राजकुमार था, लेकिन बाद में ये जैन भिक्षु बन चुके थे। अब देखिए तुल्कापियम तमिल व्याकरण है जिसकी रचना तुल्कापियर ने किया था। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उपदेशों से लिखी गई। इसमें तिरुवलार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामावतारम को माना जाता है। हो सकता है पेपर में पूछा जाए कि इरामावतारम की रचना किसने की है, तो कम्बन ने किया, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, कम्बन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक होता है आपका अकम और दूसरा होता है पूरम। अकम काव्य को मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश की 3 राज्यों चोल, चेर और पांडे का विवरण प्राप्त होता है। देखिए, जब हमारे नोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सब कुछ बताया। चोल अलग बताया है, चेर के बारे में नोट्स फॉर्मेट में बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें लिखा है, पांड्यों के बारे में लिखा है, संगम युग पर अलग से नोट्स बनाए, विजयनगर साम्राज्य पर नोट्स है। मतलब पूरा अगर एंशिएंट हिस्ट्री आप देखोगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। करीब आपको 50 से 60 पेजेस में बेहतरीन कलेक्शन के साथ मैंने नोट्स वो दिया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, अलग अलग हिस्ट्री के सेक्शन में। हिस्ट्री का नोट्स अगर आप बाई करते हो तो वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारा कुछ एक जगह मिल जाता है। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संगम युगीन, ध्यान दीजिएगा, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक सर्वशक्तिशाली चोलों का राज्य था। जैसे अभी चोर, चेल और पांडे देखा हमने, तो उसमें चोल सबसे ज़्यादा जो कि सर्वशक्तिशाली थे। यह पेनार तथा दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित था। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पेनार और दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल को माना जाता है, यानी चोलों का सबसे प्रतापी राजा करिकाल को माना जाता है। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बाकी अगर देखा जाए तो संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेणी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांडे तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया और उसने पुहार या फिर कावेरीपत्तनम, यानी पुहार को ही कावेरीपत्तनम कहा जाता था, शहर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी उरायूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित किया था। तो चोलों की प्रारंभिक जो राजधानी थी उरैयूर था, ये पॉइंट याद रखिएगा, बाद में कावेरीपत्तनम हो जाता है। राइट। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया और सिंचाई करने के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा, कि नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है। अब यहाँ पे आगे की तरफ अगर बढ़े तो संगम युग का दूसरा राज्य जो है वो चेरों का था, जो कि आधुनिक केरल प्रांत में, ठीक है, आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इसमें सेनकुटवन काफ़ी फेमस राजा थे, इनसे पूछा जाता है प्रश्न। जैसे सेनकुट ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठापित किया। तीसरा फिर आता है जो संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसने अपनी राजधानी मदुरई में स्थित थी। पांड्य राजाओं ने नेडुचेरियन सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख हमें मेगास्थनीज ने किया था।
उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, यानी पांड्यों को मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध बताया था। फिर आता है नली नलिवकोंडन, संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक के रूप में माना जाता है। राइट। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता है। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता है, ये भी पूछा जाता है। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान और या फिर इसे अमाईचार कहा जाता था। राइट। अब देखिए नेक्स्ट है कि राजा को मतलब राजा के न्यायालय को मनरम कहते थे। ये सब वर्ड जो है हो सकता है पेपर में पूछा जाए कि बताइए कि संगम युग में मनरम क्या था, तो ये राजा के न्यायालय को कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। मतलब ये अगर देखा जाए आज का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो पुराना वाला सिस्टम ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आज तो मतलब कुछ भी कर लो, अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे कोई भी आपने चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो। जैसे आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का यानी भूमि कर जो है वो उपज का छठा भाग होता था। ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है जब भी किसी हम वंश या फिर किसी फेमस राजा के वंश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली पूछा जाता है। जैसे कि अगर विजयनगर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है चीज़, और इस तरह से छठा भाग ये आपको याद रखना है। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था, लेकिन मेनली संभवतः छठा भाग ही वसूला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण जो है मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इनका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को केडिसियर के नाम से जाना जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे। ठीक है, वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, और इसमें अलग अलग जो कि विवाह के लिए 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था और इसे दूध में मिलाकर के सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। आज भी आप जानते हैं सांभर, लेकिन वो अलग तरीके से बनाया जाता है, पहले वाला सांभर अलग था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तमिल साहित्य में मेचिलियर और ओवेयर जैसी कवयित्री की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के जो लोग हैं वो कवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो वैसा हम लोग हमेशा घर में सुना करते थे कि अगर कौवा ज़्यादा बोलता था तो मम्मी लोग कहती थी कि लगता है कोई आने वाला है। तो जब हम बड़े हुए अब ये सब चीज़ें जो पढ़ने लगे तब समझ में आया कि अच्छा ये मान्यता कहाँ से निकल के आई थी, कैसे लोग मानते थे। ठीक है, हमारे पूर्वजों के बारे में आपने डेफिनेटली ये चीज़ सुना होगा। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या फिर वीर प्रस्तर कहा जाता था। राइट। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित जो कि वस्त्र उद्योग था। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांडे राज्य में याद रखेंगे कोरकोई, सालियूर तथा चेर राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोरकोई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। मेगास्थनीज ने भी तो यही कहा था, पांडे को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेरु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। तो हो सकता है पेपर में पूछा है कि संगम युग में अरिकमेरु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो वहाँ पे ऑप्शन में तीनों दिखेगा, तो फिर वहाँ पे याद रखना कि ये चोल का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इसके बाद अगर आगे की तरफ देखा जाए तो नेक्स्ट है कि तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन है। ये तो पेपर में कई बार पूछा ही गया। कालांतर में उनका नाम सुब्रहाण्य हो गया था और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तदात्व स्थापित कर दिया गया। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लास्ट पॉइंट है कि संगम साहित्य में पवित्र और या फिर जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता था। ठीक है, कुल मिलाकर बस यही था जो कि हमें संगम वंश के बारे में जानना था।
अब अगर आपने यहाँ तक थ्योरी को अच्छे तरीके से देखा है तो चलिए इसमें से कुछ एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना अच्छे से आपने ध्यान में रखा है। संगम युग पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको कराई है, नोट्स फॉर्मेट में वीडियो प्रोवाइड कराया है, एमसीक्यू हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जा करके देखना चाहो तो वो देख सकते हो। वो लूसेंट से हट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिविजन कर सकते हो। ये तो स्पेशली इस एमसीक्यू में आपको लूसेंट के सब्जेक्टिव के ये जो मैंने चीज़ें कराया उसी के बेस पर रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि इस थ्योरी आपने अच्छे से देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे संगम युग से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इस पूरे वीडियो को सेट के थ्रू लगाइए और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कितना सही किया आपने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के, संगम साहित्य के संदर्भ में संगम शब्द का क्या अर्थ था। तो हमने बात की थी कि संगम शब्द का अर्थ जो है परिषद या फिर गोष्ठी होता था, तो यहाँ पे हम बी बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में संगमों का आयोजन किन राजाओं के संरक्षण में किया गया था। तो किनके संरक्षण में, पांडे राजाओं के संरक्षण में, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकलेगा कुराल। ठीक है, कुराल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ई। कुराल के विषयों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमने देखा था कि इसमें सत्य बताना है, तो इसके विषय आचार शास्त्र, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी निकल के आ जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पांडे राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे। तो बहुत ही सिंपल सा है, 3 संगमों का आयोजन किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। क्लियर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि 3 किंवदंतियों के अनुसार मचुंगम शब्द का अर्थ क्या था। तो देखिए, मचुंगम शब्द हमने बात किया था कि जो 3 संगमों का आयोजन हुआ उसे मिलाकर के कहा जाता था मचुंगम, ऑप्शन ए। प्रथम संगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रथम संगम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट पे नजर डालें तो इसका आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। जी नहीं, पहला का आयोजन मदुरई में हुआ था, पहला पॉइंट गलत है। सेकंड के नकीकर इसके अध्यक्ष थे, जी नहीं, नकीकर जो है वो तीसरे के अध्यक्ष थे, ना कि पहले के, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। इसका स्थान मदुरै था जो अब समुद्र में विलीन हो चुका है, ये पॉइंट सही है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं सही हमें बताना, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कहती दूसरे संगम के दौरान संकलित हुए महत्वपूर्ण तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है जो आज भी उपलब्ध है। तो उस तमिल ग्रंथ का नाम क्या था, तुलकापियम। ठीक है, तुलकापियर के द्वारा रचित था, ऑप्शन बी होगा। संगम काल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, पहला पॉइंट कि अशोक के अभिलेखों से चोल, पांडे और चेर के बारे में उल्लेख मिलता है, सही है। मेगास्थनीज और प्लिनी जैसे यूनानी लेखकों ने व्यापारिक संपर्कों का वर्णन किया था, ये भी सही है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से तमिल राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता। जी नहीं, यहाँ पे पॉइंट गलत है क्योंकि मिलता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम कहेंगे गलत हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध शिल्पाधिकारम के रचनाकार और कौन है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो है, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम की कहानी किन प्रसिद्ध पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो पात्र कौन कौन थे, तो कोवलन, कनगी और माधवी के बीच, ऑप्शन बी होगा। शिल्पाधिकारम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ पायलों का गीत है, सही है। यह बौद्ध रुझान का महाकाव्य, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरा संगम के बारे में हमने बात किया था कि मदुरै और नकीकर इसके अध्यक्षता में हुआ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मणिमेखले के रचनाकार सितलेश सतनार का संबंध किस धर्म और व्यवसाय से था। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि मणिमेखले के रचनाकार कौन थे, सितलेश सतनार, और ये बौद्ध धर्मावलंबी थे और साथ ही साथ ये व्यापारी थे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। मणिमेखलाई महाकाव्य के संदर्भ में असत्य कथन को हमें चुनना है, पहचानना है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या यहाँ पे असत्य होगा। पहला कि इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि ये इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव है,
बौद्ध धर्म का नहीं, इसमें जैन धर्म का प्रभाव था, ये हमने बात किया था, जैन धर्म का प्रभाव था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह न्याय प्रवेश पर आधारित था, ये भी सही है, और इसका जो महत्व है वो धार्मिक था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुक्त देवर के बारे में सत्य क्या है। तो हमने बात किया था जीवक चिंतामणि, यानी जो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यह एक चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षुक बन चुके थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि तमिल रामायण का सबसे प्रसिद्ध संस्करण ई रामावतारम किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया था ई रामावतारम। तो यहाँ पे कम्बन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी कम्बन, ठीक है। तोलकाप्पियम के विषय वस्तु क्या है। तोलकाप्पियम का विषय वस्तु तमिल व्याकरण, ऑप्शन ए तमिल व्याकरण। संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला चोल राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर बनेगा जो कि पेनार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था ये चोल, राइट चोल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निकल के आ जाता है। चोल राजा करिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने अपनी राजधानी कावेरीपत्तनम से उरैयूर स्थानांतरित किया, ये पॉइंट गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरैयूर था और उरैयूर से इन्होंने कावेरीपट्टनम स्थापित किया था। तो पॉइंट यहाँ पे कुल मिलाकर के ऑप्शन बी गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बिहार एसएससी सीजीएल का बैच है, बिहार एसएससी सीजीएल का जो बैच है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज के लिए दिया गया है। 399 प्राइस है और अभी आपको अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो ये 199 के साथ आपको पूरा बैच मिल जाएगा जिसमें आपको सारा स्टडी नोट, सारा चीज़ जो भी हमने अभी तक आपके सामने रखा है वो सारा नोट्स आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपको जो वन लाइनर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आज बहुत अच्छा मौका है। संडे स्पेशल ये ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। जितने लोग ज्वाइन नहीं किए आप उनके ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हो। 199 सिर्फ और सिर्फ प्राइस रहेगा। तो एप्लीकेशन पर जाइए और पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के बिहार एसएससी सीजीएल 4 लिखा होगा बैच, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करना, जाके फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये कि चेर राज्य के किस शासक ने समाज में पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठापित किया था। तो वो कौन थे, सेन गुटवन, ठीक है, सेन गुटवन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पांड्य राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पांड्य राज्य के संबंध में मेगास्थनीज ने इस राज्य का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है, और इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, दोनों के दोनों पॉइंट सही हो जाता है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्म दिवस को पेरुनल के नाम से जाना जाता था, पेरुनल। संगम युग में भूमि कर के संबंध में कौन सा कथन जो कि तथ्य जो है वो सही है। तो देखिए सही बताना है तो ये समानता उपज का 1/6 भाग होता था, तो ये बिल्कुल सही है, हमने बात किया हुआ था, राइट, ठीक है। संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था। तो उनके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता जिसका नाम है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी कडेसियर, ठीक है, कडेसियर के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कडेसियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि तोलकाप्पियम के अनुसार संगम काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो हमने ये देखा था कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार के, ऑप्शन बी। संगम काल में चोलों की आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण क्या था। चोलों का आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग, ठीक है, सुविकसित वस्त्रोद्योग, ऑप्शन ए। पांड्य काल का वह कौन सा राज्य मतलब कौन सा प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह था जो विशेष रूप से मोती खोजने के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य का कौन था, कुरकोई, ठीक है, कुरकोई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अरिकमेडु बंदरगाह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए कौन सा कथन असत्य है। यह चोल राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था, अरिकमेडु बिल्कुल सही है। यह रोम के साथ व्यापार होता था, ये बिल्कुल सही है। पेरिपल्स में इसे पेडोक कहा गया, ये भी सही है। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्यों गलत है, यहाँ की खुदाई से एक विशाल मौर्यकालीन बस्ती का पता चलता है।
मौर्यकालीन बस्ती नहीं, यहाँ की खुदाई से एक विशाल मैदान जो कि रोमन बस्ती का पता चलता है। ठीक है, रोमन बस्ती ना कि मौर्य। तो रोमन बस्ती, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरह के पॉइंट दे करके क्वेश्चन गलत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है कि तमिल देश के प्राचीन देवता मुरुगन का तदात्मय उत्तर भारत के किस देवता के साथ स्थापित किया गया था? कौन थे वो? तो स्कंद कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, ऑप्शन बी। अगला सवाल, संगम साहित्य में वर्णित जो अनकु शब्द का क्या अर्थ है? अनकु शब्द का अर्थ जो है पवित्र या फिर जादुई शक्तियां, जादुई शक्तियां। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या है? चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह का नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे बंदर। ठीक है, बंदर कहते थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है कि अरिकमेडु में हुई 1945 की खुदाई में किस वस्तु के निर्माण का कारखाने का पता चला? तो हमने ये बात किया हुआ है कि अरिकमेडु में 1945 में जो खुदाई मिलता है उसमें मनके के निर्माण, ठीक है, मन के निर्माण के चूंकि कारखाने मिले हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए ही आपके पास मौका है। पूरे रात 12 बजे तक ये आपके पास टाइम है, जो कि बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिल रहा है अपने प्रिपरेशन के लिए। पूरे अच्छे से स्टडी मटेरियल आपको एक जगह हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स हो, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, डाउनलोड करके पीडीएफ अपना प्रिंट आउट करा करके आराम से पढ़ सकते हो, बिना झंझट के। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको उसमें मिलेगा। तो देर करना ही क्यों है, 199 के साथ आपको पूरा बैच मिल जा रहा है, तो फिर फटाफट जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।